नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हाजिर हूं आपके सामने। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी बुलंदशहर की, जहां के सुदीक्षा के गुनहगारों का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। बुलेट सवारों का पता लगाने के लिए अभियान इलाके में चलाया गया है। गांव के लोगों की 1.5 दर्जन से ज्यादा की बुलेट बाइक्स पकड़ ली गई हैं। अब कई बुलेट की नंबर प्लेट पर लिखा गया है जाट, क्योंकि यही एक बड़ा सुराग या क्लू कहा जा सकता है गुनहगारों तक पहुंचने का, जिसमें सुदीक्षा की जान लेने वाली बाइक के पीछे भी जाट लिखा हुआ था। नोएडा प्लेट थी वो, माफ कीजिए यूपी प्लेट थी नंबर की। साथ ही अभी तक असली गुनहगारों तक पुलिस नहीं पहुंच सकी है और इसी वजह से 1.5 दर्जन से ज्यादा ये बुलेट्स आप देख रहे हैं अपने सामने, जो गांव वालों की लाकर रखी गई है और काफी सारी बाइक्स के ऊपर जाट लिखा हुआ है। सुदीक्षा की जान गई थी। ये वायरल वीडियो जिसमें सुदीक्षा का पीछा करते हुए ये बुलेट देखी गई थी, जिस पर 2 युवा सवार थे और यही घर वालों का भी कहना था। बहरहाल आज की ये बड़ी अपडेट, जो पहली तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, उस पर आप देखेंगे ये बाइक्स, भारी मात्रा में बाइक्स पुलिस ने इकट्ठी करके रखी हैं और एक एक करके हर बाइक की जांच की जा रही है। ज्यादातर बाइक्स के नंबर प्लेट पर जाट लिखा हुआ है। तो ये बुलेट्स आपके सामने हैं और ये वही बुलेट्स जिनके अब संगीन जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है। तुषार मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। तुषार, हम देख सकते हैं तस्वीरों में 1.5 दर्जन से ज्यादा की ये बुलेट्स पकड़कर रखी है पुलिस ने। क्या पुलिस को कुछ अब तक क्लू मिल पाया, क्योंकि ज्यादातर बाइक्स के प्लेट पर जाट लिखा हुआ है? जी कंचन, मैं बता दूं, कल रात को करीब 10 बजे मुकदमा दर्ज होता है। धारा 279, धारा 304A, 177, 184, 192 मोटर व्हीकल एक्ट। उसके बाद सबसे पहले एक SIT टीम का गठन होता है 3 सदस्य, जिसकी अगुवाई CO सिटी दीक्षा सिंह कर रही हैं और 5 अन्य टीमें बनाई गई हैं। तो उनके सबसे प्रथम पुलिस के लिए चुनौती ये बन गई है कि आखिर इन बाइक सवारों को, जो बुलेट सवार थे, इन्हें पकड़ना है। तो उनका मेन मकसद ये है कि पूरे जिले की जितनी भी बुलेट है पहले वो अपने कब्जे में लेंगे और क्या RT ऑफिस जाकर उनके नाम नंबर निकाल के उस समय की कॉलर ID देखी जाएगी कि कौन उस एरिया से गुजर रहा था। ठीक है, और परिवार इस पर क्या रिएक्शन दे रहे हैं तुषार? कुछ जानकारी आप तक पहुंची हो? क्योंकि परिवार की तरफ से दावा किया गया था कि बुलेट की जो नंबर प्लेट थी वो एक तो यूपी की नंबर प्लेट थी और उस पर जाट लिखा हुआ था। तो परिवार का रिएक्शन भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि पुलिस पहले ही इस तरह के पुलिस को जानकारी दे चुकी थी। बहरहाल तुषार, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि पुलिस की टीमें बनाई गई हैं और जल्द से जल्द गुनहगारों को पकड़ने की कोशिश, और इसी कड़ी में ये गांव के कुछ लोगों की बुलेट्स को पकड़कर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। यूपी एक्सप्रेस में अब अमरोहा की खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर डॉक्टर का अपहरण हुआ है। घर के बाहर से डॉक्टर का अपहरण का ये मामला। पुलिस की वर्दी में आए थे किडनैपर्स, झोला छाप डॉक्टर का किडनैप किया गया है। हड़कंप मच गया है इस खबर के बाहर आने के बाद से। कार सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। जो बदमाश इस हरकत को करते हैं, किडनैप करते हैं डॉक्टर को, वो कार से आए थे। देहात कैलसा चौकी के पास का ये पूरा मामला डॉक्टर के अपहरण का। जा रही थी कि फोन पकड़ा और एकदम भागी। मैं और भाई, मम्मी भी, तीनों हम भागे। और फिर नीचे जाके वही खटखटाया। मम्मी ने इतने बोला कि फोटो ले ले। फोटो लिया मैंने। गेट तो हमने खोल दिए थे, आगे का मम्मी ने खोल दिया था, पीछे का जैसे ही खोलने जा रहे इतनी में स्पीड पकड़ ली उसने और वो भाग गया। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं अमरोहा, जहां से शिवोम शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है और जानकारी के साथ। शिवोम, क्या पुलिस के हाथ कुछ अब तक सुराग लग पाया, कोई जानकारी लग पाई है? कहां पर है ये डॉक्टर? कौन थे वो लोग जो अपहरण करके ले गए हैं? कंचन में आपको बता दें, मामला लगभग अब तक 15 घंटे पूर्व का है। अब जो इसमें किडनैपर्स आए थे कार सवार, उन्होंने पुलिस की वर्दी में थे, जिसमें उन्हें बुलाया डॉक्टर को अपने क्लिनिक पर। ये अपने मरीजों को दवा दे रहा था, इसे बुलाया और उसे एकदम उसे गाली में डाल दिया। जब उसकी पत्नी ऊपर से छत पे खड़े देखा, वो भी एकदम जीने से ऊपर आई, उन्होंने अपने शोर शराबा किया। इतने में बहुत शैतानी होने के बाद किडनैपर से ले गए। बस बच्ची की सूझबूझ के चलते बच्ची ने, उसकी जो लड़की थी डॉक्टर की, उसने गाड़ी का नंबर उन्होंने लिया, कैद कर लिया अपने कैमरे में। नंबर कैद होने के बाद उसमें लास्ट का अंक एक उसमें मिस्टेक है, उसमें जो नहीं आ पा रहा है, उसमें स्क्रैच हुई थी।
लेकिन अभी तक फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस लग रही है, उसके आसपास लोगों से पूछताछ की जा रही है और उसके जो लोगों से संबंध थे, इसे आपको बताना चाहूँगा कंचन, ये लोग का 25 साल पूर्व यहाँ अमरोहा में आया था, रहने वाला बंगाल का है, थाना अमरोहा देहात इलाके के कैलसा में या क्लिनिक का चलाता है, ऊपर इसका मकान है। लेकिन अभी तक फिलहाल जो है परिजन सोच रहे हैं हमारे पिताजी घर आ जाएं, लेकिन अभी तक पुलिस की अभी तक हाथ खाली है और अभी तक कोई कामयाबी नहीं पुलिस को नहीं मिली है। जी शिवम, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं 15 घंटे बीत जाने के बाद। आगे बढ़ते हैं हरदोई की खबर, जहां पर मल्लाव नगर पालिका अध्यक्ष अंकित जायसवाल संदिग्ध हालत में गायब हो चुके हैं। उनकी कार लावारिस हालत में मथुरा में मिली है। बताया जा रहा है कि शनिवार रात को अपने कार्यालय से गाड़ी लेकर अकेले ही निकले थे, लेकिन जब घर पर नहीं लौटे तो परिजनों को चिंता हुई, तलाश शुरू की गई और जब उनका कुछ पता नहीं लगा तब पुलिस के पास पहुंचे अंकित के बड़े भाई मल्लावा कोतवाली पहुंचते हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। नगर पालिका परिषद मल्लावा के चेयरमैन अंकित जायसवाल को गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके परिवारजन द्वारा दी गई है, जिस पर पुलिस द्वारा गुमशुदगी दर्ज की गई है। पता चला है कि कल इनकी गाड़ी मथुरा थाना बलदेव में मिली है और पुलिस वहां टीमें गई हैं, आगे जांच की जा रही है। आगरा में जुआ खेलते हुए जुआरियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। थाना सदर इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। ये वीडियो बताया है कि वायरल होता ये वीडियो कितना पुराना है। देखिए, पुराना काफी वीडियो है और इसकी जानकारी ये अब तक नहीं मिल पाई है, लेकिन जुआ के अड्डे पर लाखों रुपए का जुआ हो रहा है। तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से जुआरियों की भारी भीड़ जमा है, सबके हाथों में नोटों की गड्डियां हैं और हार जीत की बाजी लगा रहे हैं। गोरखपुर में भले ही नदियों का जलस्तर धीरे धीरे घट रहा हो, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाकों में जनजीवन पूरी तरह से बेहाल है। बाढ़ का पानी गांव से निकल चुका है, लेकिन बाढ़ के बाद परेशानी लोगों का जीना दुर्भर होने की है। लोगों का जीना दुर्भर हो गया है इस बाढ़ के पानी से। हालांकि लोग अब ऐसे ही हालत में जीने का हुनर भी सीख रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इन गांवों में जब न्यूज़ 18 की टीम पहुंची तो कुछ लड़कियां नाव चलाना सीख रही थी। प्रभावित इलाकों का जीवन कितना कठिन होता है वो इस तस्वीर से समझा जा सकता है कि जब नदी का जलस्तर कम हुआ और पानी यहाँ से नीचे चला गया और कुछ ही पानी इस इलाके में बचा, तो जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं वो भी नाव चलाने के गुर सीखने लगी, और जिसके कारण अगर आपदा आती है और या फिर से बाढ़ आती है, नदी का जलस्तर बढ़ता है, तो ये बच्चियां जो है नाव चला के बाहर आ सकें, अपने परिवार वालों को सुरक्षित निकाल सकें। क्योंकि अगर हम तस्वीरों में दिखाएं तो ये सामने छोटा सा एक कस्बा है और इस कस्बे में करीब 40 से 50 घर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में लोग उस कस्बे में रहते हैं। उनके आने जाने का एकमात्र साधन बाढ़ के समय में नाव ही हो जाती है, और ऐसे छोटे छोटे कई कस्बे इस इलाके में मौजूद हैं और वहाँ के लोग पारंगत होते हैं नाव चलाने में। लेकिन जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं ये भी अब अपने आप को पारंगत कर रही हैं नाव चलाने में, जिससे अगर कोई आपदा है या ज़रूरत महसूस हो तो ये नाव से चलाकर अपने परिवार की मदद कर सकें। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। बागेश्वर जिले के कपकोट ब्लॉक के अंतर्गत सोंग मुनार रोड पर एक पहाड़ी से बारिश के बाद लाइव भूस्खलन की तस्वीरें अब सामने आई हैं, जिसका ये वीडियो एक ग्रामीण ने बनाया। पत्थरों की बरसात हो रही है, धूल का गुबार उड़ रहा है। गनीमत रहती है कि ये घटना आबादी वाले इलाके में नहीं हुई है। ऐसा होता तो बहुत बड़ा नुकसान होता जान जाने का। और बड़ी गनीमत की बात यह है कि कोई भी वाहन इस दौरान यहां से गुजर नहीं रहा था। स्कूल फीस आधी करो, ये न्यूज़ 18 का अभियान है। मेरठ में कोरोना काल में स्कूलों की फीस माफ करने को लेकर अभिभावकों को अब व्यापारियों का भी साथ मिल गया है। संयुक्त व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया।
नो स्कूल नो फीस की मांग को लेकर व्यापारियों ने यह प्रदर्शन किया है। व्यापारियों ने एक ज्ञापन डीएम को सौंपा जिसमें स्कूल फीस माफ करने की मांग की गई। हमारी मांग है कि सरकार व्यापारियों के बिजली के बिल माफ करे। दूसरी मांग है कि बच्चों की स्कूल फीस तत्काल माफ की जाए। तीसरी हमारी मांग है कि जो बैंकों की किस्त है, ईएमआई है, उन पर जो पेनल्टी लगा रही है सरकार, वो माफ हो। तो ये व्यापारियों का समर्थन मिला है, साथ मिला है अभिभावकों को। मेरठ में व्यापारियों का ये धरना प्रदर्शन का पूरा कार्यक्रम, डीएम को सौंपा गया है ज्ञापन जिसमें अपनी मांगे लिखी गई हैं। न्यूज़ 18 की ये मुहिम है कि स्कूल फीस जब स्कूल नहीं चल रहे तो बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। हालांकि 14 अगस्त को इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होनी है 3 जजों के सामने सुनवाई। अभिभावकों ने भी जो प्रदर्शन किया था वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। साथ ही सड़क पर जो व्यापारी उतरे हैं और उन्होंने भी नो स्कूल नो फीस का जो समर्थन किया है, दूसरी तस्वीर की मांगी आपके सामने है। इन व्यापारियों का साफ कहना है कि जब बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, जो परिजनों का भी कहना है कि जब बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, कोई पढ़ाई ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर फीस किस नाम पर ले रहा है स्कूल। हालांकि स्कूलों के अपने तर्क हैं जिनमें स्कूल फीस को वाजिब बताता है। न्यूज़ 18 की मुहिम का असर अब दिखने लगा है। स्कूल फीस आधी करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। याचिका में कहा गया है कि स्कूलों की फीस को लेकर सुप्रीम कोर्ट सरकार को आदेश दे कि ये यूपी के निजी स्कूलों में फीस नहीं वसूली जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से याचिका को खारिज किया गया था, लेकिन पहुंच गए हैं अब अभिभावक सुप्रीम कोर्ट, जहां पर अब सुनवाई करने की इजाजत देते हुए 14 अगस्त को होनी है सुनवाई। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब बच्चों के पेरेंट्स सड़कों पर उतरे थे। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ, स्कूल बंद हुए, उस दिन के बाद से ही परिवारों के ऊपर बच्चों की फीस का बोझ बढ़ गया। लोगों की नौकरियां गई, लोगों के बिजनेस ठप पड़ गए, लेकिन स्कूलों की मनमानी इस बीच चलती रही और इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में होगी 14 अगस्त को सुनवाई। बढ़ते हैं आगे, खबर नोएडा से है जहां पर भूमाफिया पर कार्रवाई। शाहबेरी में 8 भूमाफियाओं की संपत्ति कुर्क करने की यह खबर है। 8 माफियाओं की 1 करोड़ 20 लाख की संपत्ति कुर्क हुई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। बहुत बड़ी खबर अपने आप में। शाहबेरी में अवैध निर्माण में शामिल है ये भूमाफिया। गैंगस्टर एक्ट के तहत इन पर की गई है ये कार्रवाई। तो नोएडा में भूमाफिया पर कार्रवाई की गई है। शाहबेरी में 8 भूमाफियाओं पर उनकी संपत्ति कुर्क की गई। खबर अब यूपी के सुल्तानपुर से है जहां पर पिछले महीने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया, जिनके पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए। मामला धम्मौर थाना क्षेत्र के रामापुर हाजी पट्टी गांव का है। जुलाई में विजय शुक्ला नाम के शख्स की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की इस वारदात से सनसनी फैल गई थी। 2 लोगों की हुई थी गिरफ्तारी इसके बाद। वेलकम बैक, आप देखें यूपी एक्सप्रेस। अब आपको बताएं, गैंगस्टर विकास दुबे की मौत के बाद अब उसके सताए पीड़ित सामने आ रहे हैं। कानपुर के जिंदपुर गांव में भरत पांडे को न्याय की आस जगी है, जिसको लेकर भरत पांडे ने आईजी मोहित अग्रवाल से मुलाकात की है और विकास के गुर्गों पर कार्रवाई की मांग की। भरत पांडे के मुताबिक 2007 में विकास दुबे ने उनके पिता राजेश पांडे की हत्या कर दी थी। उनके पिता उन दिनों विनोदिनी देवी कैलाश इंटर कॉलेज के प्रबंधक थे और इस हत्या को इसीलिए अंजाम दिया गया था ताकि स्कूल प्रबंधन में कब्जा हो सके, मगर पुलिस ने विकास दुबे पर कोई कार्रवाई नहीं की।
माता पिता के स्मृति पे एक इंटर कॉलेज खोला था जिंदपुर में, थाना चौबेपुर। उसमें विकास दुबे ने, गोविंद दुबे, अखिलेश पांडे ने मेरे पिताजी की हत्या करवा दी थी और उसी कॉलेज परिसर के अंदर हत्या हुई थी। और प्रशासन ने उस समय विकास दुबे के डर से या जो भी कह सकते हैं, सिर्फ गोविंद दुबे को हाजिर किया था, बाकी लोगों का नाम नहीं खोला था। और ना ही मुझे उस समय न्याय मिल पाया था। मैं छोटा था, मेरी माँ हार्ट की पेशेंट थी। हम लोग इतने भयभीत थे कि आज तक वहाँ अपने कॉलेज में हमको घुसने नहीं दिया जाता था और जान से मारने की धमकी देते थे। एक ऐसा एप्लीकेंट यहाँ पर आया है जिसके फादर की हत्या 2007 में उनके कॉलेज में घुस कर के ही कर दी गई थी और उसमें विकास दुबे और उसका एक साथी सम्मिलित था, लेकिन विकास दुबे का नाम एफआईआर में उस समय नहीं लिखा गया, ऐसा इनके पुत्र का कहना है। अब जब विकास दुबे मारा जा चुका है और इसके गैंग के अन्य साथियों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जनता का पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है और वो खुल करके निर्भय होकर के अब पुलिस के सामने आ रहे हैं और विकास दुबे की करतूतों के बारे में बता रहे हैं। विकास के सताए हुए लोग एक एक करके अब पुलिस के अधिकारियों के यहाँ अपनी दरखास्त लेके पहुंच रहे हैं। ऐसा ही एक फरियादी चौबेपुर से कानपुर आया और उसने पुलिस महानिरीक्षक को अपनी फरियाद लगाई। उसके पिता की हत्या 2007 में कर दी थी जब वो नाबालिग था। अब उसका साहस और विश्वास जागा है योगी सरकार पर और एक बार उसने फिर से पुलिस को गुहार लगाई। अब देखना यह होगा कि पुलिस उसमें विकास के गुर्गों तक कब पहुंचती है और इसका विद्यालय कब मिलता है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं बिल्डर के मार्केटिंग हेड प्रवीण सिंह का एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो ग्राहकों से ब्लैक मनी निवेश पर बातचीत कर रहे हैं। प्रवीण सिंह ईडी आईटी के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। आप भी सुनिए ये ऑडियो। न्यूज़ 18 इस ऑडियो की पुष्टि हालांकि नहीं करता है। तो वैसे आप जो बता रहे हैं कि जो 2020 में प्रवेश दे रहे हैं तो उसके लिए मैं एग्री हूँ। तो आप मुझे ये बता दीजिए कितना कैश मुझे लेके आना है, ठीक है, ताकि वो मैं आपको कैश पेमेंट कर दूं। बाकी आप इंस्टॉलमेंट में मुझे बता दीजिएगा कैसे फाइनेंस होगा। तो फिर मैं उसमें देखिए एक्चुअली क्या है ना कि जो टोटल कॉस्ट जो हमारी प्रॉपर्टी की है, राइट, सपोज जो मेरी रिंकी जी से बात हुई थी तो उस समय जो बात हुई थी वो 3 BHK पे हुई थी, राइट, ठीक है। तो उसमें हमारा एक 3 BHK है जो 1900 स्क्वायर फीट है, उसकी टोटल कॉस्ट 1,05,00,000 है। और एक हमारा 3+ सर्वेंट है जिसकी साइज 2,350 स्क्वायर फीट है, उसकी टोटल कॉस्ट है 1,35,00,000। तो इसमें जहां तक कैश एडजस्टमेंट की जहां तक बात है तो उसमें जो आपका 3 BHK है वो हम मैक्स टू मैक्स मतलब मिनिमम हम उसको 60 लाख शो कर सकते हैं, रेस्ट वी कैन मैनेज इन कैश। और जो 3+ सर्वेंट है उसको हम मैक्स मिनिमम 70 पे शो कर सकते हैं, रेस्ट वी कैन टेक इन अदर वे। जो मेरी वाइफ देख के गई थी उस फ्लैट का बताइए। जो वो देख के गई थी वो 1,05,00,000 है, 3 BHK 1900 स्क्वायर फीट जो है। तो उसमें हम जो मिनिमम ऑन पेपर दिखा सकते हैं वो 60 दिखा सकते हैं। कानपुर पुलिस ने बीजेपी नेता नीरज पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। नीरज पांडे पर एक गुटखा कंपनी के मैनेजर को धमकी देने का आरोप है, जिसका ऑडियो वायरल हो रहा है। नीरज पांडे ने मैनेजर को जान से मारने की धमकी दी थी, साथ ही उनकी कंपनी की गाड़ियों को आग लगा के खत्म करने की भी धमकी दी गई थी। आइए आपको भी सुनाते हैं वो वायरल ऑडियो, जिसको सुनने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। हेलो, तुम कैसे बेच पाते हो जिले में गुटखा है? स्वतंत्र देव सिंह को बता दो। हाँ। कि नीरज पांडे ने कहा है हाँ। कि कैसे तुम बेचते हो गुटखा। अच्छा, बताओ उनको। नहीं हम उनको तो बता ही दे देंगे, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं तुम्हारा दिमाग खराब है। आप जो है में घुस के हाँ। तुम्हारी मत हाँ। तो मैं अपने बाप के औलाद नहीं, तो अभी ठीक से जानते नहीं हो मैं। नहीं तो किस बात पे, वजह क्या है? वजह क्या है? अबे तुमने बेइज्जती की मेरी। हमने क्या बेइज्जती करी? आपको इतना सम्मान दिया, हमने आपको इतना सम्मान दिया,
हमने आपके सम्मान की वजह से मैंने सोचा कि चल तुझको, तू सुरनदेव का आदमी है। हाँ हाँ, मैंने भाई साहब से बात भी की। हाँ हाँ, जब कोरोना में पॉजिटिव है, अभी कोरोना पॉजिटिव है, हमने भी उन्हें फोन लगाया था तो उनका पीआरओ जो है, पीआरओ ने फोन उठाया था। हाँ, तू बहुत बड़ा कुत्ता है। हाँ, ये भाई साहब ने बताया हमको। अच्छा, भाई साहब ने बताया ये बात? कुत्ता है। अच्छा, जूतों से मारा अगर हमने है तो समझता है ना, उरई का बहुत बड़ा तोप है तू। हाँ, तुझे उरई में घुस के मारेंगे और पंछी भी मारेंगे। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।